हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक पांडे, योर एग्रीकल्चर मेंटर। और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीपो। तो हम लोग फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, जिसे हम AGR 111 कहते हैं, इसमें हम लोग टीलेज का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग टीलेज का डिफिनेशन जाने और टीलेज होता क्या है, टीलेज वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, टीलेज और टिल्थ में अंतर क्या है, टीलेज कितने टाइप्स के होते हैं, और लगभग हम प्राइमरी टीलेज और सेकेंडरी टीलेज पढ़ चुके हैं। हम लोग टीलेज का सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग ऑफ सीजन टीलेज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ये पार्ट 2 है इस वीडियो का। अभी तक पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से चेक इन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये वीडियो जो है, ये जो लेक्चर है, आपके मिड टर्म में ये क्वेश्चन आया था और फाइनल एग्जाम के भी कुछ पेपर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑफ सीजन टीलेज क्या होता है। ऑन सीजन टीलेज में मैंने यही बताया था कि अगर हार्वेस्टिंग के बाद और नेक्स्ट फसल की जो भी आप सोइंग करने वाले हैं, उसको उस फसल के अनुसार उस फील्ड को तैयार करने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसे हम ऑन सीजन टीलेज कहते हैं, जिसमें प्रेपरेटरी टीलेज था और प्रेपरेटरी टीलेज में प्राइमरी टीलेज, सेकेंडरी टीलेज दोनों थे। ठीक है, उसके बाद इंटरकल्चरल टीलेज भी था, जिसमें हम इंटरकल्चरल ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, ऑफ सीजन टीलेज के बारे में अगर हम बात करें तो ऑफ सीजन टीलेज वो होता है टीलेज ऑपरेशन डन फॉर कंडीशनिंग सॉइल सुटेबली फॉर द फोर्थ कमिंग मेन सीजन क्रॉप्स आर कॉल्ड ऑफ सीजन टीलेज। जैसे जो फसल की आपको सोइंग करनी है, उसके अनुसार आप टीलेज ऑपरेशन जो करते हैं, टीलेज ऑपरेशन डन फॉर कंडीशनिंग द सॉइल। जैसे मान लीजिए आप ऐसे देश में रह रहे हैं जहां आपको मर्चा लगाना है, मान लेते हैं मर्चा लगाना है, और मर्चा के लिए आप कंडीशन मौसम आने वाला है, उसके अनुसार आप फील्ड को प्रिपेयर करते हैं, सॉइल में कुछ ऐड ऑन करते हैं, कुछ साफ़ सुथरा करते हैं, उसमें जो भी आप प्रोसेस करते हैं उसे ऑफ सीजन टीलेज कहते हैं। ऑफ सीजन टीलेज में भी पोस्ट हार्वेस्ट टीलेज, समर टीलेज, विंटर टीलेज और फैलो टीलेज, जो भी आप समर में कर रहे हो टीलेज, पोस्ट हार्वेस्ट फसल के कटाई के बाद आप टीलेज कर रहे हो, या फैलो के बाद मतलब चारा लेने के बाद आप टीलेज कर रहे हो, तो उसे हम ऑफ सीजन टीलेज करते हैं। मतलब इसमें क्या है कि इमीडिएटली आप सोइंग नहीं करते हो, कुछ समय के लिए छोड़ देते हो फील्ड को और उस थोड़ा मोड़ा कल्चरल ऑपरेशन करते हो। ठीक है, तो उसमें हम ऑफ सीजन टीलेज कहते हैं। इसके कुछ टाइप्स है, अगर आप इसको टाइप्स को समझोगे तो समझ पाओगे कि क्या होता है। ठीक है, तो सब सॉइलिंग पहला क्या है, सब सॉइलिंग। तो सब सॉइलिंग क्या है, सब सॉइलिंग का मतलब क्या है कि सॉइल जो होता है, सॉइल का जो एक बहुत बड़ा लेयर होता है, आपको पता ही है 15 सेंटीमीटर जो सॉइल होती है, वो एक 15 से 30 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर नॉर्मली जो सॉइल होती है, वो किसी भी सीड और क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए पर्याप्त होती है। तो उसमें क्या होता है कि उस 15 सेंटीमीटर से अगर कम में या 15 सेंटीमीटर से डेप्थ में कोई हार्ड पैन बन गया है, उसको ब्रेक करना, उसको तोड़ना ही इस टीलेज ऑपरेशन का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए वही लिखा है, टू ब्रेक द हार्ड पैन बीनीथ द प्लाउ लेयर स्पेशल टीलेज ऑपरेशन चिजलिंग इज परफॉर्म टू रिड्यूस कॉम्पैक्टेशन, जिसके कारण जो रूट का जो पेनिट्रेशन है वो डीप तक जा पाए। जैसे मान लीजिए आपने एक फसल उगाया, इसको हम देखिए पेन, इसलिए मेरा ये पेन नहीं चलता है ना, तो इस वजह से हम आपको अच्छे से लिख के समझा नहीं पाते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपका सॉइल है, सॉइल का लेयर ये 15 सेंटीमीटर तक है, ये क्या है 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपने क्या किया है, 15 सेंटीमीटर तो पर्याप्त होता है, 15 सेंटीमीटर तक तो पर्याप्त होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, हार्ड पैन बन गया। क्या बन गया, हार्ड पैन। तो अब तो रूट का पेनिट्रेशन नहीं हो पा रहा है, अब तो रूट का पेनिट्रेशन नहीं हो पा रहा है, यहाँ इसके बाद तो रूट का पेनिट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो इसी लेयर को तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, उसी को सब सॉइलिंग कहते हैं। हार्ड पैन को तोड़ दे जिसके कारण रूट का जो पेनिट्रेशन है अंदर तक हो पाए। ठीक,
एडवांटेज ऑफ सब सॉइलिंग आर ग्रेट वैल्यूम ऑफ सॉइल में बी ऑब्टेन फॉर कल्टीवेशन। अब जब आप तोड़ देते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एक डेप्थ भी मिल जाता है, जिसके कारण एक अच्छा खासा आपको डेप्थ मिल जाता है कल्टीवेशन करने के लिए। एक्सेस वाटर में परकुलेट डाउनवर्ड टू रिचार्ज वाटर लेवल। वो हार्ड पैन के कारण जो सॉइल था वो अंदर तक नहीं जा पा रहा था, ग्राउंड वाटर तक, अब वो आसानी से चला जाएगा। रन ऑफ कम होगा, रन ऑफ कम होगा मतलब जो पानी कॉम्पैक्टनेस के कारण बह कर कहीं और जा रहा था वो क्या होगा, अब अंदर जाएगा। ठीक है, इरोजन कम होगा। रूट ऑफ क्रॉप प्लांट कैन पेनिट्रेट डीपर इनटू द सॉइल मॉइस्चर, और वो अच्छा खासा पेनिट्रेट डीप अंदर जाकर सॉइल के डीप में जाकर वहाँ से भी मॉइस्चर वाटर को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है एक सब सॉइलिंग इंटरकल्चर। ये हम नॉर्मल कभी भी पोस्ट हार्वेस्ट करने के बाद अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक है क्लीन टीलेज। क्या है दूसरा, क्या है इसमें सब टाइप्स ऑफ सीजन टीलेज का? क्लीन टीलेज। क्या है? क्लीन टीलेज। It refers to working of the soil of the entire field in such a way no living plant is left undisturbed. It is practiced to control weeds, soil-borne pathogen and पेस्ट। देखिए क्लीन टीलेज होता क्या है, जैसे आपने फसल की हार्वेस्टिंग कर ली, अब पूरे फील्ड में एक जरा सा भी पौधा नहीं रहेगा, ना छोटा ना बड़ा ना कोई भी। तो पूरी तरीके से फील्ड को साफ कर देना, एक भी प्लांट का ना रहना। ठीक है, छूटना मतलब पूरी तरीके जो खेत है आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए। एक ज़रा सा भी उसके स्टेम या उसके रूट्स कुछ भी रहना नहीं चाहिए फील्ड में। इस प्रकार के टीलेज को हम क्लीन टीलेज कहते हैं। इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि वीड और जो पेस्ट है या इंसेक्ट है, पैथोजन है, उनका जो इन्फेस्टेशन है पूरी तरीके से कम करना ही उद्देश्य होता है। अगर उनके लार्वा, प्यूपा और जो भी उनके रूट्स हैं और स्टैम हैं अगर रहेंगे तो एक फिर से इन्फेस्टेशन का खतरा बना रहेगा। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, पूरी तरीके से क्या करते हैं, फील्ड को ही साफ सुथरा कर देते हैं। ब्लाइंड टीलेज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ब्लाइंड टीलेज, जिसे हम अंधी गुड़ाई कहते हैं। तो ये ज़्यादातर हम शुगर केन में करते हैं। किस में करते हैं? शुगर केन और पोटैटो में करते हैं। इसमें कहते क्या हैं, इट रिफर्स टू टीलेज डन आफ्टर सीडलिंग और प्लांटिंग द क्रॉप इन अ स्टेराइल सॉइल either at the pre-emergence stage of the crop plant or while they are in the early stages of growth. So the crop plant, sugarcane and potato, do not get damaged, but extra plant and broad leaves weeds are uprooted. इसमें होता क्या है कि इसे हम अंधी गुड़ाई कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये सीड सोइंग के बाद होता है, जब पौधे की सीडिंग आ जाती है। ठीक है, थोड़े से पौधे बड़े हो जाते हैं और इसी में क्या होता है, हैरो और कल्टीवेटर लेके पूरी तरीके से पूरे फील्ड में ही जोत दिया जाता है, जिसके कारण अभी मेरा जो पौधा है बहुत छोटा है, लेकिन जो वीड है और उसका जो इन्फेस्टेशन है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बाकी सारे जो भी वीड और बाकी आप कह सकते हो कि जो वीड है और कुछ जो ब्रॉड लिव्स वीड्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्लांट है, अनवांटेड प्लांट्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, पूरी तरीके से उस फील्ड से रिमूव आउट हो जाएंगे। उसे हम ब्लाइंड हुइंग कहते हैं। ज़्यादातर ये शुगर केन और पोटैटो में किया जाता है। एक होता है ड्राई टीलेज। क्या होता है? ड्राई टीलेज। तो ड्राई टीलेज क्या होता है? ड्राई टीलेज इज प्रैक्टिस्ड for crops that are sown or planted in dry land condition having sufficient moisture for germination of seed। तो देखिए ड्राई टीलेज का मतलब क्या है? ड्राई टीलेज का ड्राई टीलेज में होता क्या है कि जैसे ये उस क्रॉप्स के लिए प्रैक्टिस किया जाता है जो कि ड्राई लैंड में होते हैं, मतलब ऐसे इलाके जो जीरोफिटिक कंडीशन है, जहाँ जहाँ रेत है, जहाँ ज़्यादा वाटर नहीं होता है, रेनफेड कंडीशन जहाँ है, ठीक है, वहाँ ये ड्राई टीलेज होता है, जिसके कारण जो
जो सफिशिएंट मॉइस्चर हैविंग सफिशिएंट मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, उसमें जो हम सीड की सोइंग कर रहे हैं वो उस सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है उससे ही वो क्या हो पाए, जर्मिनेट हो पाए। दिस इज सुटेबल फॉर क्रॉप लाइक ब्रॉडकास्टेड राइस, जूट, वीट, ऑयल सीड क्रॉप्स, पल्सेस, पोटैटो एंड वेजिटेबल क्रॉप्स। तो ये किसके लिए होता है, जैसे ब्रॉड कुछ पौधे के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली तौर पे, जैसे वीट है, राइस है, ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, पल्सेस हैं, पोटैटो है, वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए ड्राई टिलेज भी किया जाता है। ठीक है। ड्राई टिलेज इज डन इन सॉइल हैविंग सफिशिएंट मॉइस्चर, जिसमें ये ड्राई टिलेज वहाँ किया जाता है जिसमें सॉइल के अंदर पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर हो, जिस लगभग 21 से 23% उसमें मॉइस्चर हो। द सॉइल बिकम्स मोर पोरस एंड सॉफ्ट ड्यू टू द ड्राई टिलेज। अगर हम ड्राई टिलेज कर लेते हैं तो उसमें सॉइल बहुत ज़्यादा पोरस भी हो जाता है और उसके पास पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, मॉइस्चर भी होता है, जिसको वो पौधा की जो सीड हम लगा रहे हैं वो उसको यूज़ कर पाता है। ठीक है। Beside the water holding capacity of the soil and aeration are increased, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के अलावा उसमें एरिएशन भी बढ़ता है। जाहिर सी बात है, जब आप सॉइल मॉइस्चर आप क्या कर रहे हो कि वहाँ वो यूज़ कर रहा है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी ना। दिस कंडीशन आर मोर फेवरेबल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और मॉइस्चर के होने से क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो आप कह सकते हो पॉपुलेशन है वो भी वहाँ बढ़ता है। और वो क्या करते हैं, जो सॉइल के अंदर आप कह सकते हो सॉइल रिएक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा रोल होता है, तो वो उसको फुलफिल करते हैं। अगला है वेट टिलेज और पडलिंग। तो वेट टिलेज क्या है, वेट टिलेज जैसे पडलिंग आप जानते ही हो राइस में किया जाता है। तो पडलिंग ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ प्लॉइंग रिपीटेडली इन स्टैंडिंग वाटर अंटिल द सॉइल बिकम्स सॉफ्ट और मडी। तो पर्लिंग हम राइस में करते हैं, पानी लगाने के बाद, पानी भर देने के बाद उसके बाद हम उसको लगातार जुताई करते रहते हैं, जिसके कारण तब तक करते हैं जब तक कि सॉइल ज़्यादातर सॉफ्ट और मडी ना हो जाए। पर्लिंग से होता क्या है, एक इम्परवियस लेयर बनता है सॉइल के नीचे, ठीक है, जिससे कि to reduce deep percolation losses of water and to provide the soft seed bed for planting rice। इसके कारण एक प्रकार का लेयर बन जाता है सरफेस के नीचे, जिसके कारण क्या होता है, पानी लॉस नहीं होता है, पानी परकुलेट करके नीचे नहीं जा पाता है और एक सॉफ्ट सीड बेड तैयार हो पाता है, जिसपे हम क्या करते हैं, सीड की सोइंग करते हैं। समझ में आई बात। ठीक है। वेट टिलेज जो होता है वो सॉइल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देता है और सॉइल पार्टिकल दैट आर सेपरेटेड ड्यूरिंग द पर्डलिंग सेट लेयर, और बाद में वो धीरे धीरे क्या होते हैं, सेट होते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से सॉइल मडी बना दिया, सॉफ्टी बना दिया और पूरी इतनी बार हो जाता है कि सॉइल के स्ट्रक्चर को ही वो पूरी तरीके से क्या कर देता है, डिस्ट्रक्ट कर देता है। ठीक है। तो वेट टिलेज इज ओनली मीन्स फॉर लैंड प्रिपरेशन इन ट्रांसप्लांटिंग सेमी एक्वेटिक क्रॉप्स प्लांट सच एज राइस। तो वेट टिलेज ज़्यादातर किसके लिए किया जाता है, पर्लिंग प्रोसेस जिसमें होता है राइस में किया जाता है। ठीक है। प्लैंकिंग आफ्टर द वेट टिलेज मेक्स द सॉइल लेवल एंड कॉम्पैक्ट। अगर उसके बाद आप प्लैंकिंग कर देते हो, थोड़ी सी गहरी जुताई कर देते हो, तो वो भी अच्छा है। सॉरी प्लांकिंग का मतलब यहाँ ये था पाटा लगाना, जो आप वेट टिलेज के बाद पाटा लगा देते हो, जिसके कारण सॉइल बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाती है और लेवल हो जाता है। अब जो पर्डलिंग है वो क्या करती है, ट्रांसप्लांटिंग ऑपरेशन को इम्प्रूव करती है एज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीडलिंग। वेट लैंड प्लाउ और वॉर्न आउट ड्राई लैंड प्लाउ आर नॉर्मली यूज फॉर वेट टिलेज। तो जो पर्डलिंग होता है उसमें वेटलैंड प्लाउ यूज़ किया जाता है और जो कि वेट टिलेज में यूज़ किए जाते हैं नॉर्मली। मतलब पर्डलिंग में आप कह सकते हो वेट टिलेज में, जिसमें हम खेत में पानी भरने के बाद उसमें 2-3 बार पाटा लगाते हैं, उसको जोतते हैं, जिसके कारण जो एक इम्परियस लेयर क्रिएट हो जाता है और सॉइल के जो पानी है वो डीप अंदर में नहीं जा पाते हैं और वही पानी इस्तेमाल करता है वो
पौधा और उसके कारण वो जर्मिनेट हो पाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। डेप्थ ऑफ प्लॉइंग, क्या डेप्थ ऑफ प्लॉइंग और ये जो कॉन्सेप्ट है डेप्थ ऑफ प्लॉइंग और नंबर ऑफ प्लॉइंग, कितनी गहरी जुताई करनी है और कितनी बार जुताई करनी है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको भी आपको जानना है। द एडवाइजेबल डेप्थ ऑफ जो प्लॉइंग है, ठीक है, वो 12 से 20 सेंटीमीटर होता है फील्ड क्रॉप्स के लिए, जैसे वीट, राइस और आप कह सकते हो मेज, ज्वार, बाजरा, ओट्स, ये सारे के लिए आप क्या करते हो 12 से 20 सेंटीमीटर तक की प्लॉइंग करते हो। ये ज़्यादातर डिपेंड करता है कि कैसा क्रॉप्स आप लगा रहे हो। बहुत ज़्यादा कुछ डीप रूटेड क्रॉप्स लगा रहे हो तो वहाँ गहरी जुताई करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो आप हम बोले अभी 10 से 20 सेंटीमीटर, ये सैलो रूट क्रॉप्स के लिए हैं। जो दलहनी फसलें हैं जिनकी रूट ज़्यादा गहराई तक जाती है, वहाँ आपको 15 से 30 सेंटीमीटर तक को जुताई करनी पड़ती है, थोड़ा सा डीप प्लॉइंग करनी पड़ती है। इसलिए हम बोले ना 30 सेंटीमीटर तक की अगर मृदा आपके पास है तो आप उसमें कोई भी फसल आसानी से लगा सकते हो और वहाँ हार्ड पैन भी नहीं बनेगा। कितनी बार प्लॉइंग करनी चाहिए, वो नंबर ऑफ प्लॉइंग क्या होता है, वो डिपेंड करता है कि आपका सॉइल कंडीशन कैसा है। ठीक है, और कितनी बार आप वहाँ कल्टीवेशन ले रहे हो, 2 क्रॉप्स का ले रहे हो कि उससे ज़्यादा ले रहे हो, तो उस पे डिपेंड करता है। अगर आप 2 क्रॉप का कर रहे हो तो दोनों में 3-3 बार की आप जुताई कर दे रहे हो, एक बार गहरी जुताई और 2-3 बार उछली जुताई फिर पाट लगा के समतल कर दोगे तब भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप एक ही बार जब पूरे साल में एक ही मोनोक्रॉपिंग कर रहे हो या मोनोकल्चर कर रहे हो तो उसमें आपको कम से कम 5-6 बार जुताई करनी पड़ेगी। ठीक है, एक होता है जीरो टिलेज जिसमें आप जुताई ही नहीं करते हो, डायरेक्ट क्या करते हो मेन फील्ड में ही एक खनते हो, एक मशीन आती है जीरो टिलेज वाली, उसको क्या करता है तुरंत उसको खनता है और तुरंत वहाँ क्या करता है सीड डाल के तुरंत वहाँ फर्टिलाइज़र और मैन्योर भी डाल के फिर प्लेन पाटा लगा देता है, तुरंत उसको समतल कर देगा। तो वो भी एक डिवाइस आजकल आ गया है जीरो टिलेज का कॉन्सेप्ट। लेकिन जीरो टिलेज के कॉन्सेप्ट में ये होता है कि वीड का इन्फेस्टेशन थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। मिनिमम नंबर ऑफ प्लॉइंग इज टेकन अप टू एट ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल टू ब्रिंग फेवरेबल टिथ डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द क्रॉप। तो ये होता है जीरो टिलेज का कॉन्सेप्ट। टाइम ऑफ प्लॉइंग डिपेंड करता है जब सॉइल मॉइस्चर जो कंटेंट होता है, ठीक है, 60% फील्ड कैपेसिटी के, तो उसमें हम क्या करते हैं प्लॉइंग करते हैं। फील्ड कैपेसिटी आपको पता ही है 1/3 बार पे होता है। इसके लिए मुझे एक और पार्ट 3 बनाना पड़ेगा, पार्ट 2 में बस इतना ही, क्योंकि बहुत लंबे लंबे लेक्चर बन जाएंगे तो आप लोग भी पूरा नहीं देख पाओगे। तो एक पार्ट 3 बनाएंगे जिसमें हम लोग थोड़ा सा मॉडर्न टीलेज कॉन्सेप्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से बीते, आशा है अभी तक जितने भी आपने एग्ज़ाम दिए होंगे अच्छे गए होंगे। और हमारी जो आप कह सकते हो हमारी जो आपके बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और कोई भी अगर डाउट रह जाता है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पे, हमारे कमेंट सेक्शन पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी पूछ सकते हैं। हम लोग आपको क्या करेंगे जल्द से जल्द कनेक्ट करके उसको उस डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय स्टूडेंट्स।